हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अक्षय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स का ना, पहली बात तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। एक भी अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार भाई को बरसाते रहो और आपका भाई ना आपको सारे चैप्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता रहेगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सो आज ना हम चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक्स, जो आपका स्टैट्स का चैप्टर 1 है, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है ना तो एक और बार बता देना, मैं उसको कवर कर दूंगा। आज हम पार्ट 2 के अंदर पूरा डिटेल में जानेंगे चैप्टर को। पार्ट 2 में हम पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं ना, वो हम क्या पढ़ेंगे? वो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम नेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव मैटर और लिमिटेशंस, और इसी के साथ ना आज इसकी फंक्शन और इंपॉर्टेंस को भी खत्म कर देंगे। आज हमारा ये टारगेट है, ठीक है। अच्छे से वीडियो को देखना, बुक लेकर के बैठना रिवीजन के लिए, तभी हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है। देखो पेपर में ना क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? देखो, अगर मैं बात करूं ना तो साइंस आपने सब्जेक्ट पढ़ा है। साइंस कैसा सब्जेक्ट है? साइंस एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। साइंस में जो भी चीजें लिखी गई है ना, उनका एक साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल है। न्यूटन साहब के लॉ आपने पढ़े 10 तक, ठीक है। जितने भी आपने लॉ पढ़े उनका साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है। साइंस में मुंह उठाकर ऐसे कुछ भी नहीं लिख देते, ठीक है ना भैया। रिसर्चर ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, तब उसको लिखते हैं साइंस के अंदर, और बहुत ही साइंटिफिक मैनर में लिखते हैं। अब इसी को ना स्टैटिस्टिक्स से जोड़ा गया है कि स्टैटिस्टिक्स में भी ना आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देते, ठीक है। आप स्टैटिस्टिक्स में भी ना सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हो। जैसे साइंस में होता है ना साइंटिफिक तरीके से, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स में होता है किस तरीके से? सिस्टमैटिक मैनर में। साइंस में साइंटिस्ट कैसे लिखते हैं? साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से कि उसको समझने वाले को भी आसानी हो, ठीक है, उसे समझ पाए, ठीक है, और उसे समझा भी पाए। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी ऐसे ही करते हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं लिख देते, उसको इतने सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं कि उसको इंसान आसानी से समझ भी पाए और समझा भी पाए। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को किससे रिलेट करा गया है? साइंस से। अच्छा, यहां पर ना ये बोलेगा कि ये एक आर्ट भी है। ये आर्ट क्यों है? देखो एक बात बताओ, मान लो कि मैंने, आर्ट का मतलब होती है कला, ठीक है ना, कि स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है। मैं आपसे बोलूं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ इतना बोलूं बढ़ रहा है घट रहा है, यार ये ना एक मीनिंगफुल सेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं ना कि नंबर की फॉर्म में कि देश में ना इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से मैं कब बता पाऊंगा? जब मैं उसे नंबर की फॉर्म में बताऊंगा, तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा आर्ट है कि वो हर एक प्रॉब्लम को या फिर किसी भी चीज को ना, ठीक है, वो काफी अच्छे तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से बता पाता है। तो देखो आपका ना यही है, यहां पर जो आप पढ़ोगे ना वो यही पढ़ोगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिपेट स्टैटिस्टिक्स दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। एज अ साइंस स्टैटिस्टिक्स में आप स्टडी करते हो न्यूमेरिकल डाटा को, ठीक है, और बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर से स्टडी करते हो, ठीक है ना। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से आप न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करते हो, किसके अंदर? स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे साइंस में सब कुछ साइंटिफिक तरीके से होता है, ठीक है, विद प्रूफ होता है, एकदम अच्छे से अरेंज होता है। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स भी उसी तरह सिस्टमैटिक मैनर में चलता है, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि इंसान उसे आसानी से समझ पाए, ठीक है। रिसर्चर भी ना विद प्रूफ पूरी स्टडी करते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, एज अ आर्ट स्टैटिस्टिक्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे भैया मान लो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है देश के अंदर, ठीक है, मान लो कि भाई ऐसा है कि देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम स्टडी कर पाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। और ये एक कला है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में ना उस चीज को आप काफी मीनिंगफुल तरीके से समझ पाते हो नंबर्स की फॉर्म में। देखो यहां पे लिखा हुआ है, बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल डाटा का जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप एनालाइज भी कर पाओगे और अच्छे से समझ भी पाओगे, मच बेटर। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई, पॉवर्टी, ये सब चीजें आप आसानी से समझ पाते हो किसके अंदर? भैया स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है, सिस्टमैटिक मैनर में होता है सब कुछ, आर्ट भी है कि हर चीज को काफी मीनिंगफुल तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में बता पाती है, ठीक है, इसीलिए बोला गया। बस इतना ही है इसमें। अगला, स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर बोला गया स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, ये कुछ नहीं है। देखो
आपको मैंने 5 स्टेजेस बताई थी पार्ट 1 में। मैंने क्या बताया था? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे तो जोड़ लो। ये वैसे तो आप 3 रखो, आपकी बुक में 3 बताइए मेनली, ठीक है ना। इन तीनों को स्टडी करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में इन तीनों को स्टडी करते हैं और इन तीनों को स्टडी करने के जो मेथड होते हैं, इनको तीनों को करने के जो मेथड हैं वो हम पढ़ते हैं किसमें? डिस्क्रिप्टिव में। इन्फ्रेंशियल में कंक्लूजन आ जाता है। जब भी हम स्टैटिस्टिकल डाटा का कंक्लूजन निकालते हैं वो कंक्लूजन किसमें आता है? इन्फ्रेंशियल में। कंक्लूजन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? ये किसमें स्टडी करना है? इन्फ्रेंशियल में। यानी डिस्क्रिप्टिव में 3 और इन्फ्रेंशियल में लास्ट का कंक्लूजन आ जाता है। देखो यहां पर ना लिखा भी हुआ है, आपको इजी रहेगा, देखो समझो इसको, पढ़ो बात को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड व्हिच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये तीनों आ जाते हैं और इनसे जुड़े हुए तीनों को करने के लिए जो भी हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो भी आ जाते हैं किसके अंदर? डिस्क्रिप्टिव में। यानी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस किसके का पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव का। कंक्लूजन किसका पार्ट है? इन्फ्रेंशियल का। ठीक है, इनको करने के लिए जो मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो भी मेथड आप अप्लाई करोगे वो सारे मेथड किसमें आएंगे? डिस्क्रिप्टिव में। कंक्लूजन के लिए कौन सा मेथड लगा रहे हो? कंक्लूजन किसमें आ रहा है? इन्फ्रेंशियल में। तो मेथड भी किसमें आएंगे? इन्फ्रेंशियल में। ये जो मेथड है इसमें एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ, ये सारे आपके आगे के चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो अभी इन्हें बताऊंगा तो कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये सब आपके चैप्टर हैं, ठीक है, कि मेजरमेंट, कोरिलेशन, ठीक है, ये सब आगे के चैप्टर हैं जो हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वो सभी मेथड्स आ जाते हैं बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। ठीक है, जितने भी मेथड से आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, यानी कंक्लूजन का पार्ट इन्फ्रेंशियल में आ रहा है। ठीक है, आप कंक्लूजन आप किसी भी मेथड से निकाल रहे हो वो किस में आ जाएगा? इन्फ्रेंशियल में। कलेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ये डिस्क्रिप्टिव में है, ये आप किसी भी मेथड से कर रहे हो, ठीक है ना, वो मेथड किसके अंदर आ जाएंगे? डिस्क्रिप्टिव में। समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना आप याद रखना। और यूनिवर्स और पॉपुलेशन, देखो बच्चों, यूनिवर्स पॉपुलेशन ना वैसे तो आगे आएगा, लेकिन आप इतना याद रखो, मान लो कि अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, जिन बच्चों से मैं पॉपुलेशन, जैसे मान लो कि भाई मैं 50 बच्चों का डेटा लेकर के आ रहा हूं, वो 50 बच्चे मेरे लिए यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जब मैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, कलेक्ट कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, तो ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। लेकिन जब मैं उसका कंक्लूजन निकाल रहा हूं, कंक्लूजन के लिए मैं कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर कंक्लूजन में निकाल रहा हूं तो वो किस में आ रहा है? आपका इन्फ्रेंशियल में। पहले के जो 3 काम थे वो किस में आ गए? डिस्क्रिप्टिव में। उनके लिए मैं कोई भी मेथड इस्तेमाल करूं वो डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है और कंक्लूजन आपका इन्फ्रेंशियल का पार्ट है। बस इतना अभी याद रखना, बाकी ये सारे आगे चैप्टर हैं जो भी आप यहां पर देख रहे हो ना, ठीक है, ये मेथड रिलेट करता है, ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लेना कि ये कुछ ज्यादा पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला देखो, सबसे पहले ना लिमिटेशन से पहले हम यहां पे ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस को। देखो स्टैटिस्टिक्स में ना कुछ खास बातें हैं, ठीक है, आपके ना पेपर में आएगी, सीधा सीधा पॉइंट समझा देता हूं, आपको आसान रहेगा, बस इन मेन पॉइंट्स को याद रखना, बाकी आप बना के लिख देना, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, आपका भाई गारंटी दे रहा है, ठीक है। देखो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया? वो डेटा जो किसकी फॉर्म में है? नंबर्स की फॉर्म में। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? भैया वो डेटा जो किसकी फॉर्म में हमारे पास? नंबर्स की फॉर्म में। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो पाता है किसका? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। जैसे मान लो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, मैं सबसे स्टैटिस्टिक्स खास बात ये है कि वो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, चाहे पॉवर्टी है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे इन्फ्लेशन है, चाहे पॉपुलेशन है, उसको नंबर्स की फॉर्म में बता देता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन होता है इंटरसेक्टरल और इंटर टेम्परल कंपैरिजन। देखो मैंने इसको बताता हूं आपको, इंटरसेक्टरल इंटर टेम्परल कंपैरिजन क्या कहता है? इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब क्या होता है? यहां पे इंटर का मतलब होता है दो, सेक्टर तो आपको पता ही है, ठीक है, और कंपैरिजन, यानी कि भैया आप दो सेक्टर को ना बड़े आसानी से कंपेयर कर पाते हो। 3 सेक्टर होते हैं आपके पास, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 सेक्टर होते हैं। अब मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि भाई देश की जीडीपी, डोमेस्टिक का मतलब पता है ना भारत, पी का मतलब प्रोडक्शन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि देश में होने वाला जो प्रोडक्शन है,
एक बात आपको पता है कि देश में ना तीनों सेक्टर मिलके प्रोडक्शन करते हैं। कोरोना के टाइम पे क्या था, जीडीपी उठ रही है, जीडीपी उठ रही है, जीडीपी डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है, बार बार बोल रहे थे ना कि भाई जीडीपी उठ नहीं रही है, डाउन आ रही है, डाउन आ रही है। यानी कि जो देश में प्रोडक्शन हो रहा था ना वो अच्छी मात्रा में नहीं हो रहा था, जीडीपी देश की नीचे जा रही है, यानी जो पूरे भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ठीक है, वो 30% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो गया, और मैं एक सर्विस सेक्टर ले लूं, ठीक है ना, और सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 40%। अब मान लो भाई मैं यहां पे कंपैरिजन कर पा रहा हूं, ठीक है ना, सेक्टर को कंपेयर कर पा रहा हूं ना कि जीडीपी में कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। भैया सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर कर रहा है, आपका सर्विस सेक्टर कर रहा है, 40% कंट्रीब्यूशन है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या कर पाता हूं, सेक्टर का ना कंपेरिजन कर पाता हूं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। जीडीपी आपको बता दिया मैंने, वैसे 12th में आपको पूछा जाएगा, आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, के पूरे भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ग्रोस उसको बोलते हैं, भारत में होने वाला प्रोडक्शन, और उसमें तीनों सेक्टर का क्या होता है, योगदान होता है। सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर योगदान कर रहा है, सर्विस सेक्टर। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इसमें आप सेक्टर को कंपेयर कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, इंटर सेक्टरल कंपैरिजन के साथ साथ क्या दे रखा है, इंटर टेम्परल कंपैरिजन। देखो इंटर टेम्परल कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, आप ना टाइम को कंपेयर कर पाते हो। यहां पे इंटर टेम्परल का मतलब क्या हो गया कि भैया आप टाइम को, यानी दो समय को आप टेम्परल कंपैरिजन, दो समय को आप आसानी से क्या कर पाते हो, कंपेयर कर पाते हो। लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मान लो कि भैया 2006 में इतना प्रोडक्शन था, 2007 में इतना प्रोडक्शन था, ठीक है ना। तो अर्नी ये भी छोड़ो, प्रोडक्शन तुम छोड़ो, सबसे इजी टर्म से चलते हैं। मान लो कि मैं ये कहता हूं कि भैया पहले, ठीक है ना, जो महंगाई है वो 20% से बढ़ गई, ठीक है। 2014 में महंगाई थी, अरे यार सुनो, 2015 से में जो महंगाई थी और अब जो 2017 में वो 10% से बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, 10% से। तो मैं टाइम को भी कंपेयर कर पाता हूं। इंटर सेक्टरल का मतलब, इंटर टेम्परल का मतलब क्या हो जाए कि दो समय को कंपेयर कर पाना, ठीक है, कि मैं समय को कंपेयर कर पा रहा हूं कि पहले के मुताबिक और अब में 10% क्या हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो टाइम को कंपेयर कर पा रहा हूं ना। तो ये होता है इंटर टेम्परल कंपेरिजन। स्टैटिस्टिक्स में आप सेक्टर को भी कंपेयर कर पाते हो, पहली खास बात है, और टाइम को भी कंपेयर कर पाते हो, पहले समय में इतना था, आपके समय में इतना है। जैसे सेक्टर का ना आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है रूरल का और अर्बन का, दो सेक्टर हैं, ठीक है। तो दोनों सेक्टर में ना मैं कंपेयर कर पाऊंगा आसानी से कि भैया किस सेक्टर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो सेक्टरल कंपैरिजन भी हो जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। तो इंटर सेक्टरल, जहां पे आप सेक्टर को कंपेयर कर पाओ, चाहे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, ठीक है, और सेकेंडरी से टर्जरी, किसी भी सेक्टर को जब आप कंपेयर कर पा रहे हो कौन सा सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है, तो सेक्टर कंपैरिजन भी हो जाता है, टाइम भी। वर्किंग आउट कॉजेज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। देखो लेट्स से मान लो कि भाई मैंने बोला, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है ना। मैंने बोला देश के अंदर ना पॉवर्टी बढ़ रही है। यार अब अगर सरकार है ना, वो ना इसका कॉज पता लगाएगी कि यार देश के अंदर गरीबी बढ़ने की वजह क्या है, तो सरकार स्टडी करती है, ठीक है। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि भैया क्या कारण है जो देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है, इसका किस चीज से रिलेशनशिप है पता लगाती है, यानी कि वो वजह ढूंढती है, ठीक है, कि ये भैया किस चीज, इसकी वजह से भारत में चीज हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो लोग खर्च नहीं कर रहे, यानी कि देश में क्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। तो फिर सरकार पता लगाती है कि भैया अगर पॉवर्टी बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ रही है, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सरकार नौकरियां निकालनी शुरू कर देती है। सरकार क्या करती है, कहती है ना सरकारी नौकरियां आई हैं, सरकारी नौकरियां, सरकार ने इस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में नौकरी निकाली है, इस सेक्टर में नौकरी निकाली है, सरकार ये चीज का कंस्ट्रक्शन कर रही है ताकि लोगों को नौकरियां मिले। तो सरकार क्या करती है भैया, इंप्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। पॉवर्टी बढ़ रही है, ठीक है, क्यों बढ़ रही है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट है, देश में गरीबी है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग गरीब है, ठीक है, इसलिए क्या कर रही है, देश की पॉवर्टी बढ़ रही है। तो सरकार क्या करती है भैया, सरकार भैया इंप्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कर देती है ताकि देश की गरीबी कम हो। तो वर्किंग आउट कॉज, ये भी पता चलता है कि अगर पॉवर्टी बढ़ रही है तो किस वजह से बढ़ रही है, ठीक है, और उसका इफेक्ट रिलेशनशिप, के भैया क्या हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ये बढ़ने का क्या कारण है, इसका किससे रिलेशन है, इसका रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है,
देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक थ्योरी बन जाती है। जैसे कि मान लो कि मैंने स्टडी करा, प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है ना तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा, अभी माइक्रो में भी हम स्टडी करेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको, कि आपने देखा होगा कि जब भी इंसान कंजम्पशन करता है ना, अपना कंजम्पशन बढ़ाता है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। तो ये ना थ्योरी बन जाती है। स्टैटिस्टिक्स में एक खास बात और है कि भैया आप इकोनॉमिक थ्योरीज को बना पाते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसी थ्योरीज, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ठीक है, ऐसी थ्योरी बन जाती है। कई बार ऐसी भी थ्योरी बन जाती है कि भैया जब आप कंजम्पशन ज्यादा करते हो तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसा होने लग जाता है, उस एक पर्टिकुलर चीज पे कम होने लग जाता है, ठीक है। पहले जितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था बाद में उतना नहीं रहता, ठीक है। बाद में आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता है पहले के मुताबिक। तो ऐसी थ्योरीज बन जाती हैं, ठीक है। किसके अंदर? इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब ये स्टैटिस्टिक्स की एक खास बात है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में ऐसी इकोनॉमिक थ्योरीज आसानी से बन जाती है। अब इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ठीक है। देखो फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर को पता लगा पाना। क्या करना पाना? फ्यूचर को पता लगा पाना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को देख के ना मैं फ्यूचर को आसानी से पता लगा पाता हूं। मान लो कि भैया अगर मैं पता लगाऊं, मैंने स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करा और डाटा में ना ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट अगर तेजी से बढ़ रहा है तो मैं आसानी से ना प्रिडिक्ट कर सकता हूं, फ्यूचर में पता मतलब मैं फ्यूचर पता लगा लूंगा कि भाई देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूं आने वाले भविष्य में पॉवर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा भैया, आप इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो डेटा को देख के कि अगर ऐसा हो रहा है तो भविष्य में ऐसे होने के चांसेस है। यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो भाई पॉवर्टी बढ़ने के पक्के चांसेस है, गरीबी पक्का बढ़ेगी। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। सरकार क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है। मान लो सरकार ने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स कम कर देगी। सरकार टैक्स कम कर देगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है, तो लोगों के जब जेब में पैसा नहीं है, लोग ज्यादा टैक्स कहां से भरेंगे, ठीक है। सरकार देख रही है पॉवर्टी बढ़ रही है, सरकार तब भी टैक्स कम कर देगी। सरकार सब्सिडी देना शुरू कर देगी, पॉलिसीज बना लेती है सरकार, सब्सिडी यानी छूट देना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। ये 6 हमने पढ़ लिए, ठीक है। ये 6 फंक्शंस है या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, आप इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को नंबर में एक्सप्रेस कर पाते हो। दूसरा, सेक्टर को टाइम के साथ आप आसानी से कंपेयर कर पाते हो, टाइम कंपैरिजन हो जाता है। वर्किंग आउट कॉज, भैया आप उसका कॉज पता लगा पाते हो कि भैया अगर ये चीज है तो ये किसकी वजह से हो रही है, ठीक है ना, और इस पे मतलब इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये भी आप पता लगा पाते हो कि ये जो चीज है किसकी वजह से इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप आप आसानी से पता लगा पाते हो, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेती है भाई सरकार, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी बन जाती है, फोरकास्टिंग, फ्यूचर पता लगा लेती है और पॉलिसीज भी बना लेती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, 6 के 6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे। लास्ट, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला भैया देखो लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस का ना सिंपल सा मतलब होता है कि भैया हमारे पास ना कुछ कमियां भी हैं, ठीक है, इसे डीमेरिट भी बोल देते हैं, ठीक है। कुछ कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स में। देखो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ ली, उसकी विशेष बातें पढ़ ली, अब तक फीचर्स पढ़ लिए थे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें विशेष बातें हैं कि उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मैंने चैप्टर पार्ट 1 में पढ़ाया था, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है, इसमें हमेशा जो डाटा होगा वो एक ही जैसा होगा, म्यूचुअली रिलेटेड कंपेरेबल होगा, ये सब विशेष बातें जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी फीचर्स में, ठीक है। अब आती है लिमिटेशन, कुछ कमियां भी है भाई स्टैटिस्टिक्स में। जैसे सबसे पहली कमी कि भैया ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है रिसर्च का, ठीक है, ग्रेट वैल्यू, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को ओवरकम नहीं किया जा सकता, उनसे आप बाहर नहीं आ सकते, कुछ भी आप कर लो उसका बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहली लिमिटेशन है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। भैया ये खाली नंबर को ही स्टडी करता है, क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी नहीं करता। हमने पढ़ा ना, एक बात बताओ, क्वांटिटेटिव डेटा ही स्टैटिस्टिक्स में स्टडी होता है, ये हमने पहले ही क्लास में जाना था प्लूरल सेंस में। इसमें क्वालिटेटिव डेटा कभी स्टडी नहीं होता, यानी इसमें जब भी आप स्टडी करोगे किसको करोगे? न्यूमेरिकल डाटा को ही ओनली, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा भैया कभी स्टडी नहीं होता, इसके अंदर स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, यानी कि जब भी जो डाटा होना चाहिए वो कंप्लीट पूरा टोटल होना चाहिए, मतलब सम टोटल। एग्रीगेट का मतलब मैंने बताया था ना, सम टोटल, ठीक है। इसमें जो भी डाटा होता है, ठीक है, जो भी आप स्टडी करते हो वो सम टोटल होता है, कंप्लीट डाटा की स्टडी होती है, एक सिंगल नंबर की कभी स्टडी नहीं होती। एग्जांपल दिया था 1000 बच्चे कॉलेज में है, ठीक है ना, तो भैया ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये कंप्लीट पूरी मेरे को एक टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए, सम टोटल चाहिए, ठीक है ना। ये 1000 बच्चे किस
रिगार्डिंग में, मतलब ये 1000 बच्चे जो आपने टोटल बताए हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करी है, तो वो सम टोटल दो मुझे, ठीक है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टडी करता है एग्रीगेट डाटा, यानी कंप्लीट डेटा को स्टडी करता है, सम टोटल डेटा को स्टडी करता है, ठीक है। इट डज नॉट स्टडी सिंगल डाटा, सिंगल डाटा स्टडी नहीं होता भाई इसमें, क्योंकि इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला। 1000 बच्चे में क्या कंक्लूजन निकलेगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या कंपेयर कर पाऊंगा मैं इसमें। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है स्टैटिस्टिक्स में, इसमें वही डेटा स्टडी होता है जो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1000 बच्चे हैं स्कूल में, तो ये डेटा भाई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इस डेटा से। लेकिन अगर हम ये कहें 300 बच्चे साइंस में हैं, 300 हैं स्टूडेंट्स कॉमर्स में और 200 हैं स्टूडेंट्स आर्ट्स में, तो भैया यहां पर हम निकाल सकते हैं ये डेटा स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि इस डेटा से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कंक्लूजन भी, कि सबसे कम बच्चों ने भैया क्या लिया है, आर्ट्स ली है, तो ये क्या है, सम टोटल है, ठीक है, मतलब मेरे पास टोटल कंप्लीट डेटा है मेरे पास, ठीक है, उससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं। एक सिंगल नंबर कभी भी आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अगला चलते हैं जी, चलो होमोजेनिटी ऑफ डेटा। देखो होमोजेनिटी क्या कहता है, होमोजीनियस मिक्सचर साइंस में पढ़ के आए हो ना, चलो छोड़ो साइंस का पढ़ाऊं तुम्हें, वैसे सुन लो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का सिंपल टर्म में मतलब है कि वो डेटा जो कि कैसा हो, सारा एक ही जैसा हो, ठीक है ना, यानी कि पूरा डेटा ना एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का डेटा आप स्टडी नहीं कर सकते इसमें। सिंपल सी टर्म है, डेटा शुड बी होमोजीनियस, पूरा डेटा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। डाटा डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ और फीचर कैन नॉट बी कंपेरेबल। मान लो कि भैया आप अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, ठीक है, क्लोथ ग्रेन के साथ, वो सॉरी क्लोथ ग्रेन का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्लोथ के साथ अगर मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई ये तो कंपेरेबल ही नहीं है ना एक दूसरे से। फूड ग्रेन एक अलग चीज है, उसको केजी में नापते हैं, यूनिट भी उसकी अलग है, क्लोथ को मीटर में नापते हैं, उसकी भी यूनिट अलग है, तो भैया ये दोनों एक समान है नहीं, ठीक है। डेटा हमेशा कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस, यानी एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के डेटा को आप स्टडी नहीं कर सकते, किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये भी एक सबसे बड़ी कमी है स्टैटिस्टिक्स की, और वो कंपेयर भी नहीं कर पाओगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, क्योंकि फूड ग्रेन जो है मेजर्ड है टन्स में, लेकिन क्लोथ जो मीटर है वो मीटर में। तो भैया आप यहाँ पे क्या स्टडी कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे दोनों को, कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। यानी कि डेटा जब भी हो एक जैसा, अगर टन्स की बात हो रही है पूरा टन्स में हो, केजी की बात हो रही है पूरा केजी में हो, मीटर की बात हो रही है पूरा मीटर में हो, ठीक है। इजी से टर्म्स हैं ये। देखो यहां पे है कि रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। यहां पे जो रिजल्ट आता है ना, ठीक है, ये एक और कमी है कि जो रिजल्ट आता है वो ट्रू होता है खाली किस बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे। देखो मैं ये इसको ना बड़े आसानी से आपको समझा देता हूं, समझ लेना। बहुत सारे बच्चों को ना इसमें दिक्कत आती है, उन्हें समझ में नहीं आता। मान लो कि मैंने ये बोला कि महंगा, मतलब गुड्स का जो कॉस्ट है ना, गुड्स का जो कॉस्ट है वो 10% से बढ़ गया है। गुड्स जो महंगे हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, 10% से महंगे। आपके आसपास बहुत सारे गुड्स होंगे, इस वक्त आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, मतलब क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास में हो, ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे गुड्स होंगे, बहुत ही सारे होंगे, घर में कितने सारे गुड्स हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ गुड्स का प्राइस 10% से बढ़ गया, मेरा कहने का क्या मतलब है कि क्या सभी गुड्स 10% से महंगे हो गए, नहीं, मैं एवरेज बेस पे बोल रहा हूँ। एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो मैंने सब गुड्स की ना लिस्ट बनाई कि कौन कितने परसेंट से महंगा हुआ है, ठीक है। लेट्स से मैंने बोला भैया तेल 9% से महंगा हो गया, ठीक है, फर्नीचर 3% से महंगा हो गया, ठीक है, लैपटॉप जो आपकी मोबाइल फोन्स हैं, ऑटोमोबाइल चीजें वो 10% से महंगी हो गई, मोबाइल फोन आ गई, एसेसरीज वाला जितना भी सामान है वो 5% से महंगा हो गया। अब मैंने एवरेज कब निकलता है, इनका टोटल करो, डिवाइड बाइड में नंबर ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है, ये ना सरकार करती है, ये बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है, तो ये सरकार करती है। अब सरकार ने रिजल्ट निकाल रही है, या मान लो आप रिजल्ट निकाल रहे हो कि भाई मैं रिजल्ट निकालता हूं कि गुड्स का प्राइस 10% से बढ़ गया, तो यहां पे रिजल्ट सही तो है कि हाँ जी गुड्स का प्राइस बढ़ा है, लेकिन ये जो आप बता रहे हो ना, ये रिजल्ट एवरेज बेस पे ही सही है, ठीक है ना। मतलब कि ये सबसे बड़ी कमी है कि रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है वो सही आता है, लेकिन एवरेज बेस पे ही सही आता है। एग्जैक्ट एवरेज का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब है आसपास। कुछ गुड 12% से भी महंगे हो सकते हैं, कुछ 9% से भी, कुछ 3 से भी, कुछ 10 से भी, कुछ 5 से भी, कुछ 8 से भी। तो रिजल्ट आ रहा है वो एवरेज बेस पे ही आ रहा है, ये सबसे बड़ी कमी है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अगर मैं मान लो कि मैं गुड़ लेने गया मार्केट में और मैंने सोचा यार पहले ना ये गुड़ इतने का था और अब ना रिजल्ट आया कि सब चीजें 10% से महंगी होगी, तो मैं एक काम करता हूं, पहले जो इसका प्राइस था ना उससे 10% ज्यादा पैसे ले जाता हूं। मैं वहां पहुंचा, उसने बोला भाई साहब ये 10% महंगा नहीं हुआ, 12% महंगा हो गया। तो ये स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, कि उसमें जो रिजल्ट आता है वो एवरेज बेसिस पर ही आता है, वो सही एवरेज बेसिस पर ही ट्रू आता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट होना चाहिए ना वो कभी नहीं आता। यानी कि जो मेरे को रिजल्ट मिल रहा था वो एवरेज बेसिस पे ट्रू है, ठीक है, रिजल्ट ट्रू है किस पे,
एवरेज बेसिस पे। एवरेज बेसिस का मतलब कि सही बता रहा है कि हाँ भाई महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एवरेज बेस पे बता रहा है। एवरेज बेस का मतलब इतने के आसपास बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। ये सबसे बड़ी कमी होती है किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, कि वो रिजल्ट जो देता है वो एवरेज बेस पर ही देता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाता। समझ में आ गया, सब गुड का एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा कि कौन कितने कितने परसेंट से महंगा हुआ है, एवरेज बेस दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी लगती है किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बस इतना याद रखना, ज्यादातर जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं किस पे, बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे। यही सबसे बड़ी कमी है किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि इसमें जो भी रिजल्ट आते हैं वो ज्यादातर एवरेज बेसिस पर ही ट्रू होते हैं, एवरेज बेसिस पर ही वो सही होते हैं, ठीक है, और वो एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब एकदम सही, कि सभी गुड्स का एकदम एग्जैक्ट प्राइस पता जाए कि ये इतने परसेंट से महंगा हो, इतने परसेंट से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें ना बच्चे सबसे ज्यादा रुकते हैं, इसलिए मैं इसमें इतना डीपली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये है कुछ भी नहीं, ठीक है, कि बहुत ज्यादा कुछ हो। गुड्स का प्राइस 10% से बढ़ा है, ठीक है, मैंने बोल दिया कि तो सभी गुड्स 10% से महंगे नहीं हुए, मैंने एवरेज बेस पे बोला। एवरेज बेस का मतलब इसके आसपास, कोई 9 भी हो सकता है, कोई 12 भी हो सकता है, कोई 11 भी हो सकता है। तो रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है कि 10% से महंगे हो रहे हैं। हाँ, चीजें महंगी हुई हैं, ये ट्रू है, बात सच है, सही है कि भैया 10% से महंगी हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है स्टैटिस्टिक्स में, लिमिटेशन है कि भैया इसमें ना एवरेज बेस पर ही बताया है, एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन सा गुड कितना महंगा हो गया, कौन सा गुड कितना ऊपर चला गया प्राइस में। तो यही एक सबसे बड़ी कमी है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो एवरेज बेस पे आ रहा है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन प्राइस ऑफ ऑल गुड सर्विस यूनिफॉर्मली इंक्रीज बाय 10%, ठीक है ना। तो वही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सभी गुड का प्राइस 10% से बढ़ गया है, ठीक है ना, एवरेज बेस की मैंने बात करी है, ठीक है। इट ओनली मीन दैट एवरेज देयर हैज बीन राइज ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि एवरेज बेसिस पर बढ़ा है, सब गुड का प्राइस 10% से नहीं बढ़ा है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला आ जाता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। देखो अभी उसने क्या बोला, एवरेज बेस पे रिजल्ट सही आता है। अब यहां पर पता है क्या है, मान लो कि मैं ना, एक है, दो कंपनीज हैं, ठीक है, एक प्रोडक्शन करती है, ठीक है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी, ये दो कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। 2019, 2020, 2021 कंपनी ए ने 2019 में कमाया 3 लाख का प्रॉफिट, इसने कमाया फिर 2 लाख का, ठीक है, और फिर इसने कमाया 1 लाख का। इसने कमाया पहले 1 लाख का, ठीक है, फिर इसने कमाया 2 लाख का, फिर इसने कमाया 3 लाख का। अब मान लो मैं एवरेज निकालूं, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसका भी कितना आ गया 6। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं, एवरेज कैसे निकलती है, नंबर ऑफ आइटम 3 से कर दूंगा, 1, 2, 3, ठीक है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहां पर भी। तो एवरेज क्या आ रहा है कि भैया दोनों कंपनीज क्या कर रही हैं, 2 लाख रुपए पे हैं। अब अगर मुझे कंक्लूजन निकालना है, मैं कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं, एवरेज बेस पे कंक्लूजन ये निकाल दूं कि नहीं दोनों कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नहीं भाई, ये सबसे बड़ी कमी है कि कई बार जो रिजल्ट होता है ना, अगर आप उसको बिना सर्कमस्टांसेस के, ठीक है, बिना उनकी कंडीशन जाने, पहले मेरे को कंक्लूजन निकालने से पहले इनके हालात देखने पड़ेंगे। कंपनी ए के क्या हालात है, कंपनी ए भाई हर साल कम प्रॉफिट कमा रही है, उसका प्रॉफिट नीचे जा रहा है। कंपनी बी जो है हर साल प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो यानी कि कंक्लूजन निकालने से पहले मुझे क्या करना चाहिए भैया, जिसकी भी मैं स्टडी कर रहा हूं उसके मेरे को सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस भी देखने पड़ेंगे। नहीं तो अगर मैं एवरेज बेस पर रिजल्ट निकाल दूंगा, ठीक है, तो वो गलत भी साबित हो सकता है। मैंने निकाल दिया भैया कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है, तो ये तो गलत है ना। लेकिन अगर मैं इनके सर्कमस्टांसेस और हालात देख लूं तो मैं क्या बोलूंगा, कंक्लूजन में मैं बोलूंगा भैया कि कंपनी बी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, ए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये जरूरी है कि अगर कंक्लूजन निकाल रहे हो तो सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस भी उनकी स्टडी करनी पड़ती है। ये एक और कमी है स्टैटिस्टिक्स में, आप सीधा एवरेज बेसिस पर कभी भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अभी क्या वो पूछे बोल रहा था, ये थोड़े से ना मतलब बाइफरकेट करता है। पहले उसमें उसने बोल दिया लिमिटेशन में रिजल्ट कभी कभी ट्रू होते हैं एवरेज बेसिस पे। 10% गुड्स का प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गुड्स का प्राइस 10% से बढ़ा है, ठीक है ना। और अब उसने ये क्या बोल दिया कि कई बार जो रिजल्ट है वो भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप सर्कमस्टांसेस और कंडीशन को स्टडी नहीं करते। तो बस इतना याद रखना, ठीक है। इसमें आपको कंडीशंस दोनों की देखनी पड़ेगी तभी रिजल्ट सही आएंगे। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। भाई स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना, हमेशा एक्सपर्ट्स के द्वारा इस्तेमाल करा जाता है ये डेटा। मान लो कि भाई मैंने ना एक डेटा तैयार करा और मैंने ना उस डेटा को इस तरीके से तैयार करा कि ये एक एरिया है, इसमें मुझे डेवलपमेंट नहीं करनी है, मतलब मैंने पूरा एक डेटा बनाया। एग्जांपल ले लो, तुम्हारे को समझाने के पर्पस से दे रहा हूं खाली, ठीक है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए।
मान लो कि मैंने ये कहा कि ये एक एरिया है, इस एरिया में ना हमें डेवलपमेंट करनी है, और ये एक एरिया है, इस एरिया में हमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं करनी है, पहले से ही बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट है और इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। अब मैंने एक पूरा डेटा तैयार कर दिया, सब एक बढ़िया से स्टैटिस्टिकल डेटा तैयार करके रख दिया, ठीक है। अब जब एक इन एक्सपर्ट के हाथ में वो डेटा लगा, उसने क्या करा, उसने उस एरिया में डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी उस डेटा को देखकर जिस एरिया में पहले से ही डेवलपमेंट थी, ठीक है। और मैंने उसको क्या बोला, उस डेटा के हिसाब से मैंने क्या सोचा था कि उस एरिया को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसने उसी एरिया को जाके डेवलप करना शुरू कर दिया, उसी एरिया में जाकर पेड़ काटे, ये करा वो करा, ढिमका, बहुत चीजें उसने करनी शुरू कर दी। तो भैया अगर आप कभी भी एक इन एक्सपर्ट के हाथ में स्टैटिस्टिकल डेटा दे रहे हो तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पता नहीं उसका कैसे इस्तेमाल करे, वो समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है ना वो खाली एक एक्सपर्ट ही इस्तेमाल कर सकता है जिसको स्पेशलाइज नॉलेज हो, किसकी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की, ठीक है। और वही मेथड अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कलेक्शन के मेथड, एनालिसिस के, इंटरप्रिटेशन के, कंक्लूजन के, उन मेथड्स की जिसको नॉलेज हो, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड की जिसको अच्छे से नॉलेज है उसी के द्वारा वो डेटा इस्तेमाल करा जाए। बाकी अगर किसी और व्यक्ति के द्वारा वो इस्तेमाल करा जाएगा तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। देखा ना मैंने एग्जांपल दिया ना, जहां पर डेवलपमेंट नहीं करनी थी उस बंदे ने वहीं पर डेवलपमेंट करनी शुरू, वो समझ ही नहीं पाया मेरे डेटा को, ठीक है। तो डेटा इन हैंड ऑफ अनक्वालिफाइड पीपल, इसके बड़े डिजास्टर्स रिजल्ट हो सकते हैं। तभी लिखा है स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो सबसे डेंजरस टूल्स होते हैं अगर किसी इन एक्सपर्ट के हाथ में दे दिए जाए। जो व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है, जो कुछ जानता नहीं है, अगर उसके हाथ में दे दिए ना तो इसके काफी बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, लास्ट आपका स्टैटिस्टिकल प्रोन टू मिसयूज, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, डाटा विच इज कलेक्टेड कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट इन सच अ डाटा इज मिसयूज, ठीक है। देखो मान लो कि ना मुझे कोई टीचर है, स्कूल के प्रिंसिपल है, उसने बोला सर आप ना पढ़ा रहे हो, आप एक काम करो बच्चों के ना मार्क्स लेकर आओ। अब मैंने गया, मैं क्लास में बच्चों के मार्क्स इकट्ठा कर रहा हूँ। जब मैं उनके मार्क्स इकट्ठा कर रहा हूँ ना तो मैंने क्या देखा कि बच्चे ना बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने उनका डाटा लिया, अब मैंने कहा भाई अगर प्रिंसिपल को ये डाटा पता चल गया, प्रिंसिपल तो मुझसे पूछे कि जवाब मांगी तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा। तो मैंने क्या करा, उस डाटा को ना अपने हिसाब से ना उसको अरेंज कर दिया। उसमें जो मार्क्स थे ना 9 नंबर, उनके आगे एक एक लगा के 19 कर दिया 20 में से, किसी में 16 कर दिया, किसी में 17 कर दिया। तो यहाँ पे डाटा का मैंने क्या कर लिया, मिसयूज कर लिया, ठीक है। तो मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, डाटा को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें अरेंजमेंट कर लेना अकॉर्डिंग टू वंस ओन इंटरेस्ट इन सच ऑफ ए डाटा आर मिसयूज। तो यहाँ पे डाटा का मिसयूज हो रहा है, इसीलिए लिखा है स्टैटिस्टिकल आर क्ले बाय विच यू कैन मेक गुड और डेविल। तो ये क्ले की तरह है, स्टैटिस्टिकल डाटा कैसा होता है, क्ले की तरह। क्ले से आप अच्छा भी बना लो, बुरा भी बना लो। तो स्टैटिस्टिकल डाटा से आप उसको अच्छी भी चीजें बना सकते हो, मतलब उसको अच्छे तरीके से अरेंज भी कर सकते हो, और वो डाटा अगर मैंने आपको दे दिया तो उससे आप बुरी चीजें भी कर सकते हो सकता है किसी बच्चे से मैं चिढ़ता हूं, मैंने उसका नंबर काट दिए, अच्छे नंबर थे उसके, तभी मैंने उसके नंबर कम बता दिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये होता है स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर, ठीक है, कि जिससे आप एक चीज अच्छी भी बना सकते हो और वो डेविल भी है, एज यू प्लीज, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। चैप्टर को पूरा डिटेल में आप पढ़ना, ठीक है, बुक से इसको रिवाइज कर लेना। पीपीटी का पीडीएफ ना आपको मैं लिंक में दे दूंगा, इसके साथ साथ ना आपको चैप्टर के मैं हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, ये पूरे कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो हर एक चैप्टर के पार्ट्स में हैं, और कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर जो है ना वो इतने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं कि आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, यहीं क्या कहीं पर भी, ठीक है। कोई भी आपको ना तो पेड कोर्स खरीदना है, ना आपको कोई पेड बैच खरीदना है, चाहे साल का 2000 का, 10,000 का, 15 का, 25 का, कोई पेड बैच खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि सब बच्चे ना फ्री ऑफ एजुकेशन ले और बेस्ट टू बेस्ट आपको सारे लेक्चर डिटेल में मिले। तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें भी बिल्कुल आपको डिटेल में ही सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं अब हम सेकंड वाले चैप्टर में, कलेक्शन ऑफ डेटा को। इस चैप्टर की वीडियो में ना आप मुझे बता देना, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आना तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह अपने भाई को प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।